विभिन्न विश्वास करने के लिए सकारात्मक परिवेश में सारा विश्व आज समुद्र बड़ चर्चा का विषय पाकिस्तान होश में आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बांदा पॉडकास्ट की न्यू वीडियो में। तो आज हमारे बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांदा के तहसील संयोजक सुभाष त्रिपाठी जी। तो मैं सुभाष त्रिपाठी जी से अपनी बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए कहूंगा कि अपना कुछ परिचय दें थोड़ा सा। सर्वप्रथम तो मेरा बांदा पॉडकास्ट की सभी दर्शकों को वंदे मातरम। जैसा कि मेरा नाम सुभाष त्रिपाठी है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो लगातार छात्र हितों के लिए काम करता है, देश हित के लिए काम करता है, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को प्रथम रखते हुए काम करता है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांदा का तहसील संयोजक हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में। तो दोस्तों, आज हम सभी से पूछेंगे कि एबीवीपी के द्वारा कुछ किया गया इस हादसे को लेकर के, नहीं किया गया। जैसा कि मित्रों, मैंने आप सभी को पहले ही बताया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो हमेशा राष्ट्र हित के लिए काम करता है, राष्ट्र हित को प्रथम भाव में रखकर काम करता है। तो जब हमें पता चलता है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला होता है, जिसमें हम देखते हैं कि 26 लोग मारे जाते हैं और 17 से अधिक लोग घायल भी हैं, उसको देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांदा द्वारा अशोक लाड तिराहा से लेकर कचहरी चौराहा तक पैदल मार्च निकाला जाता है और उसके पश्चात आतंकवादियों का पुतला फूंककर कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश भी जताया जाता है। और हम सरकार से अपील भी करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इसमें कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी भारत के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि यह हमला सिर्फ उन टूरिस्टों पर नहीं है। उनमें से कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है। उनमें से कोई बंगाली था, कोई बिहारी था, कोई कश्मीरी था। ये किसी एक धर्म या एक संप्रदाय की बात नहीं है। वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे धर्म के लोग तो मारे ही गए, हम उनमें देखते हैं जब लिस्ट में नाम आता है तो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति भी मारा जाता है। तो यहाँ पे किसी एक धर्म तक सीमित बात नहीं है या किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। तो मैं सरकार से हमने अपील भी की है कि तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये भारत के टूरिस्टों पर हमला ना होकर भारत की आत्मा पर वार किया गया है। भारत की आत्मा पर वार इसलिए किया गया कि भारत को हम कमजोर दिखा सकें। तो बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि ना जाति पूछी गई है और ना ही भाषा पूछी गई है, ना उनका राज्य पूछा गया है। उन्होंने गोली मारी है तो धर्म के नाम पर मारी है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमारा भारत सर्वधर्म का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत में सभी संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। सभी को समानता का अधिकार भी दिया गया, सभी के लिए अलग नियम, सभी के धर्मों के लिए अलग कानून भी है। वह उसी अनुसार अपने कानूनों का पालन भी करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर हिंदू पाया जाता है तो हमारे यहाँ मुसलमान भी पाया जाता है, हमारे यहाँ सिख पाया जाता है तो हमारे यहाँ ईसाई भी पाया जाता है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पारसी लोग भी पाए जाते हैं, जो अपने देश ईरान से ख़त्म हो चुके हैं लेकिन हमारे देश में पाए जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का पाठ हमको पढ़ाया है। इसमें कहा गया है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम सिर्फ अपने देश को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। यहाँ तक कि आप याद करिए, पुराने समय में भी आप देखिए कि जिस व्यक्ति को कहीं पर भी शरण नहीं मिलती थी, उसे हमारे भारत देश ने शरण दी है। तो मैं देखिए, एक धर्म या एक जाति के लिए तो ये नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे अगर हम उस लिस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति भी मारा जाता है, जो हमारे हिंदू भाइयों या बहनों को बचाने का काम करता है, तो उसको भी आतंकवादी मार देते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या एक्शन ले? देखिए, सरकार से हमारी सिर्फ यही मांग थी,
हमने जो पुतला दहन भी किया है तो यही हमने अपनी मांग को रखने के लिए ही किया था। हमारा सिर्फ आक्रोश इतना है कि लगातार जो भारत में ये हमले हो रहे हैं या जो घुसपैठ घुसकर भारत के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, तो आखिर वो लोग आ कहाँ से रहे हैं, उनको क्या भारत के लोग ही उनको अपनी शरण दे रहे हैं, इसकी जानकारी भी सरकार निकाले और उसके बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए ताकि दोबारा ऐसे हमले हमारे देश में ना हो सके। क्योंकि ये हमले सिर्फ हमारे देश में लोगों की जान लेकर नहीं जाते, एक नया दंगा भी उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि वो मतलब कि हमारे भारत के लोग ही उनको शरण देते हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये मतलब कहाँ तक सच है? देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ यही कहूंगा कि जब बाहर के लोग घुसपैठ वो निकाला था तो उस पर आपकी मांग क्या थी, वो करनी थी? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारे देश में जो ये लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, अब ये नहीं होने चाहिए। सरकार से सिर्फ हमारी यही मांग है और जिन्होंने ये दुस्साहस करने का प्रयास किया, हमारी देश की आत्मा पर वार करने का काम किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी मिलनी चाहिए। बस हमारी सरकार से सिर्फ इतनी ही मांग है। तो शुभ जी, जो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन सरकार ने इस जो मैटर है, जो मुद्दा हुआ है, इसके बारे में पहले से क्यों नहीं मालूम चला उन्हें? देखिए, इस विषय में हम यहाँ बैठकर तो चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इंटेलिजेंस वालों ने सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया हो, काफ़ी हद तक उनको पता चला भी हो। तो देखिए, अब इसमें हम यहाँ बैठकर चर्चा करें कि इंटेलिजेंस वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उनका वो अलग काम है, सरकार का देखिए अलग काम है। हमारा जो काम था हमने अपना काम कर दिया, हमारी जो मांग थी हमने सरकार के सामने रख दी है और तत्काल प्रभाव हमने ये भी बोला है कि हमारी इस मांग को पूरी किया जाए। हो सकता है कि ऐसा नहीं है हमने पुतला दहन किया है, अब कार्यकर्ताओं के प्रति आक्रोश भी था। उसके बाद मैं ये भी देखता हूँ कि आज हमारे पूरे देश में आक्रोश की एक भावना उत्पन्न है, हमारा पूरा देश तैयार है। तो उसके लिए मैं यही सरकार कहीं ना कहीं अपनी नीति लागू करके, कुछ न कुछ अपने कानून लागू करके उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। उसमें इंटेलिजेंस के विषय में हम इसमें कोई चर्चा विशेष रूप से कर नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ थोड़ा बैठे, हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है क्या नहीं, वो तो उनका काम है, उनका विषय है वो। तो शुभ जी, जो कश्मीर घाटी में ये मतलब कि हादसा हुआ है, तो अधिकतर वहाँ पर बहुत कम लोग रहते रहे, लेकिन इस बार मिनिमम मतलब कि 2000 लोगों से ज़्यादा भी लोग थे वहाँ पर। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए था? देखिए, 2000 लोग वहाँ पे संख्या थी, तो अगर आप इसको सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं कि सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई या सुरक्षा क्यों नहीं थी, तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि वो अमरनाथ यात्रा का देखिए जो पहलगाम, वो पहला पड़ाव पड़ता है और अमरनाथ यात्रा 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाली थी। जो खबर थी कि 1 महीने बाद अमरनाथ यात्रा थी, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतने पर्यटक एक साथ वहाँ पर पहुँच जाएंगे, पहलगाम में एक साथ वहाँ पे घूमने के लिए जाएंगे। इसी प्रकार सरकार द्वारा इतनी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं की गई और उसके बाद उसी का उन लोगों ने फायदा उठाया, आतंकियों ने। तो शुभ जी, आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की भी गलती थी या कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है या नहीं हुई? देखिए, मैं सरकार की चूक इसलिए नहीं मानता कि जब से हम देखते हैं कि धारा 370 हटी है, तो वहाँ पर्यटक ज्यादातर जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसे कोई आतंकी हमला इन तो 20 अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो सरकार को वहाँ पर मतलब कि सुरक्षा रखनी चाहिए थी। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत, सुरक्षा रखनी चाहिए थी, लेकिन आप ये भी देखिए कि लगातार हम देख रहे हैं जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से कोई हमला ऐसा हुआ नहीं है वहाँ पे। लगातार हम देख रहे हैं, इतनी हमारा कानून इतना सख्त हो चुका था कि वहाँ पे ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं। और उसके बाद ये जो पहलगाम में हमला हुआ है, ये इसको हम सरकार की कमजोरी समझे तो ये बिल्कुल देखिए गलत होगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को पहला पड़ाव था, तो 1 महीने बाद अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली थी, तो उस समय आप भी समझ रहे हैं कि सुरक्षा वहां पे रखी जाती है और कड़ी से कड़ी सुरक्षा होती। उसी के पहले पर्यटक वहां पे पहुंच गए और उसी का फायदा उन लोगों ने उठाया, आतंकवादियों ने, उसी बीच अपने काम को उन्होंने अंजाम दिया है। क्या लगता है आपको कि अगर 1 महीने ही बाकी थे अमरनाथ यात्रा में तो सरकार को मतलब ध्यान में रखना चाहिए था कि पर्यटक आएंगे तो थोड़ी सी सुरक्षा तो उन्हें रखनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अमरनाथ यात्रा को अगर 1 महीने का टाइम है तो 1 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता है और उसके पहले पर्यटक को आने की संभावना होती नहीं है। अगर हमें अमरनाथ यात्रा में जाना भी है तो कोई भी 1 महीने पहले से वहां पे नहीं पहुंचेगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि ये सब काम इंटेलिजेंस वालों का है। इंटेलिजेंस वाले इसकी जानकारी निकालेंगे भी कि वहां पे इतनी सुरक्षा होने की आवश्यकता थी कि नहीं थी, ये लोग जानकारी निकालेंगे। उसके बाद जो जानकारी निकलेगी उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी। अगर किसी की गलती है, किसी की चूक है, तो उसमें सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। तो क्या लगता है आपको कि इस मुद्दे में, इस मुद्दे को जल्द जी, जो पहलगाम में हादसा हुआ है और जो लोग मारे गए हैं,
तो उस पर सरकार ने उनके लिए, उनके परिवारों के लिए क्या किया है? देखिए, जो राज्य सरकार है वहाँ की, उनके द्वारा जो मृतक हुए हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए 2-2 लाख रुपए का, और जो मामूली रूप से घायल है उनके लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो अब क्या लगता है आपको कि किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने मतलब कि पति खोया है, तो क्या पैसे से वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ मतलब कि ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं, देखिए, जिस परिवार में हादसा हुआ है उस परिवार में हम पैसों के द्वारा उनके बेटे, उनके पति की कमियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह सरकार पूरा नहीं कर सकती है। देखिए, जो हादसा होना था वो तो देखिए हो चुका है। सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि जो आर्थिक रूप से उनकी मदद थी वो सरकार ने किया है, और सरकार करने का काम भी कर रही है। तो शुभ जी, जिन परिवारों ने अपना बेटा और पति खोया है, उनके लिए आप 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन परिवारों ने अपना बेटा या पति खोया है, तो हम देखिए उसकी कमी हम या सरकार कोई भी पूरी नहीं कर सकती है। हम सिर्फ यही अपेक्षा करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, और दोबारा ये हमले या इस प्रकार से हमले जो हो रहे हैं वो हमारे देश में ना हो, ताकि किसी का भी भाई, किसी का बेटा, किसी का पति इस प्रकार से उनसे ना बिछड़े। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और शुभ जी ने इतना कीमती वक्त हमारी टीम के लिए निकाला, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मैं शुभ जी से कहना चाहूंगा कि हमारी बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए 2 शब्द कहें। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ओम जी जो बांदा पॉडकास्ट चला रहे हैं, इन सभी के प्रति अपना प्यार दर्शाइए और सभी लोग इनको अपना प्यार दीजिए। और उसके बाद मैं आप सभी से जाने की आज्ञा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।